आज की वीडियो में हम चैप्टर 10 परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इसको डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम में वेटेज 13 मार्क्स की है। ये मोस्टली न्यूमेरिकल चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मोस्टली इसमें से न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आता है और इसमें से एक केस स्टडी भी आती है। नॉर्मली हम परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हैं कि हमें रिटर्न कितनी मिली, हमें 10% मिली, 15% मिली, 20% मिली, हमें कितनी रिटर्न मिली। लेकिन हमने उस रिटर्न को कमाने के लिए कितना रिस्क लिया, उसको मेजर करना भी ज़रूरी है। जैसे मान लो अगर मैंने एक लॉटरी की टिकट ली, अगर वो लग गई तो मुझे करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, मेरा रिटर्न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन उसके चांसेस कितने हैं? बहुत कम है। उस लॉटरी को लगने के चांसेस बहुत कम है, यानी कि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो हमें रिटर्न के साथ साथ रिस्क को भी फैक्टर करना चाहिए कि हमने रिटर्न कमाने के लिए कितना रिस्क लिया। तो इस चैप्टर में हम अलग अलग टाइप्स की रिटर्न, जो रिटर्न हम मेजर करते हैं वो पढ़ेंगे। उसके साथ साथ अलग अलग टाइप के जो रिस्क होते हैं वो पढ़ेंगे, और फिर रिटर्न को हम रिस्क के बेस पर एडजस्ट कैसे कर सकते हैं और कंपेयर कैसे कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो रिटर्न का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो है आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न, जिसको टोटल रिटर्न या फिर पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपकी एंडिंग वैल्यू माइनस में स्टार्ट वैल्यू, जिससे आपने शुरू किया था, डिवाइडेड बाय में स्टार्ट वैल्यू। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमारा एग्जांपल है द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टर पोर्टफोलियो ऑन 1 अप्रैल 2024 इज 1 लाख। स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी? 1 लाख थी। फिर 1 ईयर के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1,20,000 हो गई। तो हमें होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना है। तो ये हमारी क्या है? स्टार्ट वैल्यू। ये हमारी क्या है? एंड वैल्यू। तो हम फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दें, एंड वैल्यू माइनस स्टार्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय में स्टार्ट वैल्यू। तो हमारी रिटर्न आ गई 20%। ये हमारी क्या हो गई? होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अब इसी बीच में मान लो जो हमारे पोर्टफोलियो की फाइनल वैल्यू है, इसी बीच में हमारे पोर्टफोलियो पर कुछ डिविडेंड, इंटरेस्ट, कुछ इनकम आई होती, तो हमें उस इनकम को भी अगर कंसीडर करना हो तो हमारा फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होगा? हम हमारे फॉर्मूले में इनकम को ऐड कर देंगे। ये इनकम हमारी डिविडेंड की फॉर्म में हो सकती है, इंटरेस्ट की फॉर्म में हो सकती है, या फिर कोई और इनकम है जो हमारी इन्वेस्टमेंट से आई है। तो अभी जो हमारा एग्जाम्पल था उसी में अगर मान लो हमें इस 1 ईयर के पीरियड में 5,000 का डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो हमारी 5,000 की एक्स्ट्रा इनकम हुई। तो अब हमें इस फॉर्मूले में इनकम को भी ऐड करना पड़ेगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा? इनकम प्लस एंड वैल्यू माइनस स्टार्ट वैल्यू डिवाइड बाय में स्टार्ट वैल्यू। अब हमारी रिटर्न कितनी आई? 25%। फिर नेक्स्ट जो हमारी रिटर्न होती है वो है मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? आपने अलग अलग पीरियड पर अलग अलग पैसा इन्वेस्ट किया, हर टाइम पीरियड में अलग अलग रिटर्न आया। लास्ट में आपको ये बताना है कि जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया और आपके पैसे की जो लास्ट में वैल्यू है उस पर आपको रिटर्न कितना मिला। जैसे अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो इस टेबल में क्या दिया है? टोटल आपके पास 75,000 रुपीज थे। आपने स्टार्टिंग में सारे एक साथ इन्वेस्ट ना करके 5 ईयर्स पीरियड में अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट किया। जैसे फर्स्ट ईयर में 5,000, फिर नेक्स्ट ईयर में 10, फिर नेक्स्ट में 15, नेक्स्ट में 20, नेक्स्ट में 25। ये सब मिलकर कितना अमाउंट बना? 75,000। लेकिन एक साथ इन्वेस्ट ना करके अलग अलग टाइम पीरियड पर आपने इन्वेस्ट किया है। तो जब आपने फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट किया तो आपको थोड़ा सा लॉस हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में आपने थोड़ा और पैसा इन्वेस्ट कर दिया। फर्स्ट ईयर के बाद आपका पैसा इतना बचा था, उसमें आपने 10,000 और इन्वेस्ट कर दिए। तो आपका इनिशियल पोर्टफोलियो नेक्स्ट ईयर के लिए कितना हो गया? 14,750। फिर इसमें आपको फिर से थोड़ा सा लॉस हुआ, तो आपका एंडिंग टाइम पर ये अमाउंट था। फिर आपने नेक्स्ट ईयर 15,000 और इन्वेस्ट कर दिए, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, ये वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट ईयर थोड़े से और इन्वेस्ट कर दिए। इस तरह से जब आप इन्वेस्ट करते गए, लास्ट में आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू इतनी थी। तो अब आपको बताना है कि आपका मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न या फिर IRR क्या है, इसको निकालते कैसे हैं। जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया और जो लास्ट में आपके पैसे की वैल्यू है, सबको प्रेजेंट टर्म में ले आओ। जैसे स्टार्टिंग में 5,000 था, ये तो प्रेजेंट टर्म में इतना ही है। जब फर्स्ट टाइम आपने इन्वेस्ट किया उस दिन पर ले आओ। 10,000 आपने 1 ईयर के बाद इन्वेस्ट किया था, तो इसको 2015 इस टर्म्स में ले आओ। इसको भी, इसको भी, इसको भी, और लास्ट में जो आपकी वैल्यू है उसको भी, सबको 2015 जो स्टार्टिंग पॉइंट था उस पॉइंट पर ले आओ। और वो लाते कैसे थे हम? डिस्काउंट करके। फर्स्ट ईयर के लिए 1+r, सेकंड ईयर के लिए 1+r का स्क्वायर, थर्ड के लिए 1+r का क्यूब, 1+r का 4, 1+r का 5। इस तरह से हम डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में लाते थे। अब इनको इक्वेट कर दो, जो आपने इन्वेस्ट किया ये सारी एक तरफ, जैसे 5,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 1+r प्लस 15,000 डिवाइडेड 1+r का स्क्वायर,
ये सारी एक तरफ, इसको किसके इक्वल कर दो, जो आपकी फाइनल वैल्यू थी। जब इसको सोल्व करोगे तो जो ये आपकी आर निकल के आएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। और इसको हमें मैनुअली सोल्व नहीं करना होता, एक्सेल में फॉर्मूले होते हैं जिससे हमारी आईआरआर निकल के आएगी 15.15%। इसको सोल्व करना हमारे सिलेबस में नहीं है, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। अब इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि हम किस टाइम पर कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे हमारी रिटर्न इफेक्ट होगी। जैसे हमने 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से हर ईयर में इन्वेस्ट किया। अगर हम इसको रिवर्स कर देते कि पहले 25 करते, फिर 20 करते, फिर 15, फिर 10, फिर 5 करते, तो उससे हमारी आईआरआर चेंज हो जाती। हम किस टाइम पे कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे हमारी आईआरआर इफेक्ट होती है। जैसे अगर हमने पहले 25 कर दिया, फिर 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5 कर दिया, तो हमारी आईआरआर निकल के आएगी 10.21%। पहले कितनी आ रही थी, 15.15, अब आई 10.21। हमारी आईआरआर चेंज हो गई। अब इस चीज के इफेक्ट को दूर करने के लिए आई हमारी टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, कि जो हमारी रिटर्न है, हम किस टाइम पर कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड ना करे, बस एक पीरियड में हमें रिटर्न कितनी आई उस पर डिपेंड करे। तो टी डब्ल्यू आर आर क्या करता है, जो भी हमारा टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, कि हमने फर्स्ट ईयर में 5,000 या फिर 25,000 कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, उसके इन्फ्लुएंस को रिमूव कर दो। बस जितना भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया उस पर उस पीरियड में रिटर्न कितनी आई, फिर नेक्स्ट पीरियड में रिटर्न कितनी आई, फिर नेक्स्ट में कितनी आई, केवल उस पर डिपेंड करे। तो इसके लिए अगर हम देखें, हमने 5,000, 10, 15, 20 और 25 इस तरह से इन्वेस्ट किया। हमें फर्स्ट ईयर में 5% की रिटर्न आई, माइनस लॉस हुआ। नेक्स्ट में माइनस 15 पॉइंट समथिंग की आई। नेक्स्ट में 8.10 की पॉजिटिव आई, फिर 30 पॉइंट समथिंग 17.65। हमारे पास हर पीरियड की रिटर्न आ गई। फिर हमें क्या करना है, हमें वेल्थ रिलेटिव निकालना होता है। वेल्थ रिलेटिव क्या है, जो भी हमारी रिटर्न है इसमें से परसेंटेज को रिमूव कर दो तो क्या बनेगी, 5/100, 0.05, 0.152। हमारे परसेंटेज को रिमूव करके जो भी हमारे आर की वैल्यू है वो निकाल लो। फिर वेल्थ रिलेटिव इसमें 1 ऐड करके निकाल लो, कि अगर 1 रुपीज हमने इन्वेस्ट किया होता तो वो एट द ईयर एंड कितना रह जाता। हमारी -0.5 यानी कि 5% का लॉस था, तो 1 रुपीज हमारा कितना रह जाता, 95 पैसे रह जाता। तो वही 1 + R निकाल रहा है कि अगर 1 रुपी इन्वेस्ट किया होता तो ईयर एंड पर कितना रह जाता। ये हम हर पीरियड के लिए निकाल लेंगे। फिर हमें इसको कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे करते हैं, इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, जिसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव वेल्थ रिलेटिव। जो भी हमारी हर पीरियड की वैल्यू आई, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया हमारा क्यूमुलेटिव वेल्थ रिलेटिव। इससे हम टी डब्ल्यू आर आर निकालेंगे। इस वैल्यू का मीनिंग क्या है, जो लास्ट में मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आई, इसका मीनिंग क्या है कि 1 रुपीज हमारा 5 ईयर्स में इतना बन गया। हमारे टाइम पीरियड कितने थे, 5 ईयर थे, कि 1 रुपीज हमारा 5 ईयर में इतना बन गया। अब इस पर रिटर्न निकाल लो। और वो हमारी रिटर्न कैसे निकलेगी, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R⁴ ये वाला फॉर्मूला आता था। तो अमाउंट बाय प्रिंसिपल रेज टू पावर 1/n -1, ये क्या आ गई हमारी आर। अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल, अमाउंट कितना हो गया 1.3396। फाइनल वैल्यू, प्रिंसिपल हमारा कितना था 1 रुपीज मान रहे थे, कि अगर 1 रुपी इन्वेस्ट किया होता तो हमारा इतना बन जाता। प्रिंसिपल हो गया 1 रुपीज, 1/n, एन क्या है हमारा टाइम पीरियड 5 ईयर्स, -1, इससे हमारी आर आ जाएगी। जो हमारा क्यूमुलेटिव वेल्थ रिलेटिव निकल के आया, उसको रेज टू पावर 1/5 -1, इससे हमारी टी डब्ल्यू आर आर आ गई। इसी को हम ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न भी कहते हैं। अब इसमें हमें पूरी की पूरी कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आएगी। एग्जाम में क्या आएगा कि हमें क्यूमुलेटिव वेल्थ रिलेटिव दे दिया जाएगा और हमें टाइम पीरियड दे दिया जाएगा, और उसके बेस पर हमें टी डब्ल्यू आर आर निकालनी होगी। नेक्स्ट आता है हमारा अर्थमेटिक मीन रिटर्न AMR वर्सेज ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न GMR। GMR तो हमारी क्या हो गई TWRR। और अर्थमेटिक मीन रिटर्न, इनमें क्या डिफरेंस है और हमें कौन सा यूज करना चाहिए। अर्थमेटिक मीन रिटर्न तो क्या है कि जो जो अलग अलग पीरियड में हमने रिटर्न करी उनका सिंपल एवरेज ले लो। और GMR क्या हो गई हमारी TWRR जो हमने निकाली थी कंपाउंड रिटर्न। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास मान लो एक ऑप्शन है जिसमें हमारी फर्स्ट ईयर की रिटर्न कितनी है -50, सेकंड ईयर की है 100%। और सेकंड ऑप्शन है कि हमारी फर्स्ट ईयर की रिटर्न होगी 10%, सेकंड ईयर की भी होगी 10%। तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, उससे पहले दोनों की हमारी AMR और GMR क्या आएगी। तो AMR तो सिंपली क्या है, दोनों का एवरेज 100 -50 डिवाइड बाई 2 हमारी कितनी आएगी 25 आएगी। और अगर इसी की GMR निकालो तो GMR कैसे निकलेगी, पहले इसका वेल्थ रिलेटिव निकालूंगा 1 + ये करके, फिर उनको मल्टीप्लाई करके क्यूमुलेटिव वेल्थ रिलेटिव निकालूंगा, और फिर रेज टू पावर 1/2। टू क्यों, क्योंकि हमारा पीरियड कितना है 2 ईयर्स का है, तो 1/2 -1।
जैसे हम TWRR निकालते थे सेम वही, कि पहले वेल्थ रिलेटिव निकालो हर पीरियड का, फिर क्यूमुलेटिव निकालो मल्टीप्लाई करके, फिर रेज टू पावर 1/n-1, ये हमारी GMR आ गई। तो इस केस में हमारी GMR क्या आई, 0%। सेम चीज हम इसके लिए देखते हैं। हमारी AMR तो क्या आएगी, 10 + 10/2, 10% आएगी। और GMR कैसे निकलेगी, 1+r × 1+r रेज टू पावर 1/2-1, हमारी GMR कितनी आई, 10% आई। तो अगर मैं AMR के बेस पर देखूं तो हमारा ये वाला बेटर है, 25 दिया और यहाँ पर 10 ही आया। लेकिन अगर मैं GMR के बेस पर देखूं तो यहाँ पर हमारी 0 आ रही है, यहाँ पर 10 आ रही है। तो हमारी कौन सी बेटर है? एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम दोनों जगह पर 100 रुपीज इन्वेस्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास 100 रुपीज यहाँ पर थे, 100 रुपीज यहाँ पर थे। फिर देखते हैं कि लास्ट में हमारी किस में ज्यादा वैल्यू आ रही है। पहले हमारे 100 थे, फर्स्ट ईयर में हमें 50% का नुकसान हुआ, यानी हमारी वैल्यू कितनी रह गई, 50 रह गई। फिर नेक्स्ट ईयर में हमें 100%, यानी कि हमारा 50 ही बचा था। तो इसका 100% कितना हुआ, 50, जो कि 50 + 50 100। हमारी 100 एट द एंड 100 ही रह गया। अब इसमें देखते हैं, स्टार्टिंग में 100 था, हमें 10% मिला, यानी कि 1/110 हो जाएगी। फिर से नेक्स्ट ईयर में 10% मिला, किसका, जो हमारा फर्स्ट ईयर के एंड पर था, 1/110। तो ये कितना आएगा, 11, यानी कि 121। इस केस में हमारी फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, 121 आ रही है, जो कि इससे ज्यादा है। तो हमें हमेशा GMR इस बेसिस पर कंपैरिजन करना चाहिए। AMR से हमारा कंपैरिजन बायस्ड हो सकता है, गलत आ सकता है। जैसे यहाँ पर AMR से रिटर्न ज्यादा आ रही थी, लेकिन हमारा एक्चुअल अमाउंट 100 का 100 ही रह गया, जबकि GMR के केस में हमारी वैल्यू 100 से 121 हो गई। तो हमें हमेशा कंपैरिजन किस बेसिस पर करना है, GMR के बेसिस पर करना है। अब एक चीज और याद रखना, अगर आपका पीरियड केवल 1 ईयर का है, हमारे यहाँ पर 2 ईयर से, अगर केवल 1 ईयर होता तो आपकी AMR और GMR सेम ही आती। और जब भी 1 ईयर से ज्यादा का पीरियड होगा, आपकी GMR हमेशा AMR से कम आएगी। जैसे यहाँ पर आपकी AMR कितनी थी, 25, GMR आपकी 0 थी। यहाँ पर AMR 10 थी, GMR 10 थी। आपकी सेम या उससे कम ही आएगी। सेम केवल उस केस में आएगी जब आपकी सारे पीरियड की रिटर्न सेम होगी, तब तो सेम आएगी, अदरवाइज हमेशा लेस देन ही आएगी। और आपको हमेशा कंपैरिजन GMR के बेस पर करना है, AMR के बेस पर नहीं करना। नेक्स्ट आता है ग्रोस वर्सेस नेट रिटर्न। ग्रोस रिटर्न तो क्या है, हमारी टोटल रिटर्न, जिसमें हमने अभी तक कोई भी फीस, एक्सपेंस या फिर कमीशन कुछ भी डिडक्ट नहीं किया है। जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू थी, जो एंडिंग वैल्यू थी, उसके बेस पर हमने निकाल दी। लेकिन जब हमने पोर्टफोलियो मैनेजर को पैसा दिया, तो वो अपनी कुछ फीस भी डिडक्ट करेगा, कुछ एक्सपेंसेस होंगे या फिर कुछ कमीशन होंगे, उनको भी डिडक्ट करेगा। अगर उनको डिडक्ट करने के बाद हम देख रहे हैं, तो वो हो गई हमारी नेट रिटर्न। नेट रिटर्न क्या है, जो हमें एक्चुअल में मिलेगा। एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। स्टार्टिंग में पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 1 लाख, बढ़कर हो गई 120। अब इस बीच में हमें पोर्टफोलियो मैनेजर की फीस भी पे करनी है 10,000। तो हमारी ग्रोस रिटर्न क्या होगी और नेट रिटर्न क्या होगी। ग्रोस रिटर्न में जो हमें ये फीस पे करनी है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमारा 1 लाख से 120 हुआ, तो हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि हमारी ग्रोस रिटर्न क्या आ जाएगी, 20% आ जाएगी। अब नेट रिटर्न में क्या होगा, इस 20,000 में से हमें 10,000 एज ए फी पे करनी है, तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे। हमारा प्रॉफिट कितना बच जाएगा, 10,000 का। तो हमारी नेट रिटर्न कितनी आएगी, 10%। इसके बाद आता है आपका प्री एंड पोस्ट टैक्स रिटर्न, कि जो भी आपने रिटर्न कमाई उस पर टैक्स भी लगेगा। अगर आप टैक्स देने से पहले की रिटर्न देख रहे हो, तो वो प्री टैक्स रिटर्न हो गई। अगर टैक्स देने के बाद रिटर्न देख रहे हो, तो आपकी पोस्ट टैक्स रिटर्न हो गई। पोस्ट टैक्स रिटर्न कैसे कैलकुलेट होती है, प्री टैक्स रिटर्न इंटू में 1 माइनस टैक्स रेट। एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। इंडिविजुअल को 5% की प्री टैक्स रेट रिटर्न मिली, उसको कैपिटल गेन टैक्स लगना है 15% का। तो उसकी पोस्ट टैक्स रिटर्न क्या होगी, हमारा फॉर्मूले में पुट कर दो। पोस्ट टैक्स रिटर्न क्या होगी, प्री टैक्स रिटर्न इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। हमारी प्री टैक्स रिटर्न कितनी थी, 5%, इंटू में 1 माइनस 15%, जो कि हमारी आ जाएगी 4.25%। नेक्स्ट आता है आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR। ये अगेन हमारी TWRR से सिमिलर ही है। उसमें हम क्या करते थे, हमारा क्यूमुलेटिव वेल्थ रिलेटिव निकालते थे, जो हमारा फाइनल अमाउंट बनता था, और प्रिंसिपल को हम 1 रुपीज मान लेते थे। फिर हमारा फॉर्मूला लगाते थे, अमाउंट डिवाइड बाय प्रिंसिपल रेट पर 1/n-1। इसमें आपका क्या होगा, आपको फाइनल अमाउंट और प्रिंसिपल दे दिया जाएगा। ये फॉर्मूले का यूज करके आपको CAGR निकालनी होगी, आपकी कंपाउंड रिटर्न। हमारा 1 लाख था, जो 5 ईयर्स में ग्रो होके हो गया 1,33,061 रुपीज। हमें इसकी CAGR निकालनी है। तो ये हो गया हमारा अमाउंट, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आर की वैल्यू को निकाल लेंगे। 133,061 डिवाइड बाय 1 लाख रेस्ट पावर 1/5, 5 ईयर्स का पीरियड था, -1। तो हमारी रिटर्न क्या आ गई, 6.02%। फिर नेक्स्ट आता है एनुअलाइजिंग रिटर्न।
अब हम अलग अलग पीरियड के लिए रिटर्न निकाल रहे थे। अगर हमें दो पोर्टफोलियो मैनेजर की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है तो हमें किसी सेम पीरियड के लिए रिटर्न निकालनी पड़ेगी। तो हम वो पीरियड क्या लेते हैं, 1 ईयर का, कि जितने भी पीरियड में हमारी रिटर्न आई उसको हम 1 ईयर की रिटर्न में कन्वर्ट कर देंगे। फिर कंपेयर करेंगे कि किस पोर्टफोलियो मैनेजर ने बेटर परफॉर्म किया, और इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, एनुअलाइजिंग रिटर्न। और एनुअलाइजिंग रिटर्न का निकालते कैसे हैं, जो हमने TWRR या फिर CAGR इनकी कैलकुलेशन देखी थी, सेम उसी तरह से कि हर एक पीरियड की रिटर्न लो, उसका वेल्थ रिलेटिव निकालो, क्यूमुलेटिव वेल्थ रिलेटिव निकालो और अपने फॉर्मूले में पुट कर दो। वो जो रिटर्न आएगी वो हमारी एनुअल 1 ईयर की रिटर्न हो जाएगी। फिर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। एक चीज ध्यान क्या रखनी है, अगर आपका टाइम पीरियड 1 ईयर से कम का है, मान लो केवल 2 मंथ्स का ही है, तो उस केस में एनुअल रिटर्न के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रापोलेट करना पड़ेगा। 2 मंथ्स की जो रिटर्न है उसको हमें 12 मंथ तक फोरकास्ट करना पड़ेगा। उस केस में एनुअलाइज रिटर्न को कैलकुलेट करना एडवाइजेबल नहीं होता, क्योंकि उस केस में हम जो हमारे शॉर्ट टर्म की पीरियड है उसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं। फ्यूचर में भी मान के चल रहे हैं कि हमारी सेम रिटर्न आएगी, ऐसा हो भी सकता है और ना भी हो। तो अगर आपका पीरियड 1 ईयर या फिर उससे ज़्यादा है तो ही एनुअलाइज रिटर्न निकालना बेटर है और कंपेयर करना बेटर है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कैश ड्रैग एडजस्टेड रिटर्न। इसका कंसेप्ट क्या है कि मान लो आपके पास 1 लाख रुपया, तो आप सारा तो इन्वेस्ट करते नहीं। जनरली ऐसा होगा कि आपने 75,000 थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा कैश में रख लिया। तो जब आप रिटर्न निकालते हो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो जितना आपने केवल इन्वेस्ट किया, 75,000 इन्वेस्ट किया, उस पर जो रिटर्न आया वो कैलकुलेट कर लो। सेकंड, आपके पास टोटल मनी तो 1 लाख ही थी, पूरे 1 लाख पर निकालो कि आपको रिटर्न कितनी मिली। इसका भी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इन्वेस्टर के पास 100 लाख थे, उसमें से केवल 75 लाख उसने इक्विटी में इन्वेस्ट किए और 25% किसी लिक्विड फंड में पड़े हैं। लिक्विड फंड की रिटर्न कम होती है, तो इक्विटी ने उस पीरियड में हमें 7.5 लाख कमा कर दिए। 75 लाख इन्वेस्ट किए, 7.5 लाख कमा कर दिए। और जो लिक्विड फंड थे उससे हमारी रिटर्न कितने आई, 4%। लिक्विड फंड में कितने थे, 25 लाख, उस पर रिटर्न कितनी आई, 4%। तो हमें कैश ड्रैग को इग्नोर करके और कैश ड्रैग को कंसिडर करके रिटर्न कैलकुलेट करनी है। कैश ड्रैग को इग्नोर करने का मतलब क्या हुआ, कि केवल जितना हमने इन्वेस्ट किया इक्विटी में 75 लाख, उसको कंसिडर करके रिटर्न कैलकुलेट करो। और कंसिडरिंग कैश ड्रैग का मतलब हुआ कि जो हमारा फंड लिक्विड फंड में पड़ा था जिस पर रिटर्न कम आई उसको भी कंसिडर करो और फिर ओवरऑल रिटर्न को कैलकुलेट करो। तो जब हम कैश ड्रैग को इग्नोर करेंगे, यानी कि केवल 75 लाख इस पर निकालेंगे, तो हमारी रिटर्न कितनी आएगी, 7.5 लाख हमें मिल रहा है। तो 7.5 लाख डिवाइड बाई 75 लाख, तो हमारा 10% आएगा। अब हमारा 25 लाख लिक्विड फंड में पड़ा था, अगर इसको भी कंसिडर कर लेंगे तो हमारी रिटर्न क्या आ जाएगी, कैश बैक को कंसिडर करते हुए। तो ये रिटर्न कैसे आएगी, हमें 10% तो 75 लाख पर मिला है, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था, और 4% हमें 25 लाख से मिला है। तो हमारे टोटल क्या आ गई, कि दो रिटर्न इससे मिला प्लस दो रिटर्न हमें इससे मिला, डिवाइड बाय टोटल कितना था हमारा, 100 लाख था। ये हमारी आ गई 8.5%। तो जब हम कैश बैक को एडजस्ट करते हैं तो हमारी रिटर्न कम हो जाती है, और हमें कैश बैक को एडजस्ट करके ही रिटर्न को देखना चाहिए, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि पूरी हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट हमारे पास अवेलेबल थी उस पर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। इसके बाद आपका कंसेप्ट आता है अल्फा एंड बीटा रिटर्न का। अल्फा रिटर्न का मीनिंग है कि जो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन थी, किन्हीं फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए इन्वेस्टर मान लो एज्यूम करके चल रहा था कि उसे 15% की रिटर्न मिलेगी, आप उससे कितनी ज़्यादा रिटर्न लेके आए। मान लो आप 25 लेके आए, 25 माइनस 15, 10% आपकी अल्फा रिटर्न हो गई। तो बीटा रिटर्न का मीनिंग है कि जो आपने रिस्क लिया उसके बदले में जो आपको रिटर्न मिली वो बीटा रिटर्न कहलाती है। इनको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। उससे पहले आपको कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल इसका पता होना जरूरी है। अभी हम मान के चल रहे थे कि इन्वेस्टर की कोई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगी, जैसे 15% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो ये मॉडल उसी रिक्वायर्ड रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देता है कि हम कैसे कैलकुलेट करें कि इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रिटर्न कितनी होगी। इसका फॉर्मूला है RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। RF क्या है, आपका रिस्क फ्री रिटर्न, जो कि आपका नॉर्मली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर रहता है। बीटा क्या है, कि आपके पोर्टफोलियो में रिस्क कितना था, सिस्टेमैटिक रिस्क कितना था, उसको मेजर करता है। इसको हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। RM माइनस RF आपका क्या है, मार्केट रिस्क प्रीमियम। आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट ना करके किसी और एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया, तो उनमें कुछ रिस्क भी ज्यादा है, तो उस रिस्क के बदले में जो आपको प्रीमियम चाहिए, मार्केट रिस्क के बदले में जो प्रीमियम चाहिए, वो RM माइनस RF रिप्रेजेंट करता है। और इसमें स्पेसिफिकली अगर RM को देखूं तो ये आपका क्या है, मार्केट का रिटर्न। तो CAPM हमें क्या देता है, कि हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी होनी चाहिए उसको निकालने का फॉर्मूला।
आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। और इसमें जो ये कंपोनेंट है बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, इसी को बोलते हैं हम बीटा रिटर्न। कि जो हमने मार्केट रिस्क बियर किया उसके बदले में जो हमें रिवार्ड मिल रहा है वो हमारी बीटा रिटर्न है। और अल्फा रिटर्न क्या है? कि जो हमारी एक्चुअल रिटर्न आई माइनस जो रिक्वायर्ड रिटर्न थी। रिक्वायर्ड रिटर्न किससे निकल रही है? कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल सीएपीएम से, इनका डिफरेंस। ये किसके लिए होती है? नॉन मार्केट रिस्क को बियर करने के लिए, कि हमने थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लिया, हमने मार्केट से हटके थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, तो उसकी वजह से जो हमारी एक्स्ट्रा रिटर्न आई वो हमारी अल्फा रिटर्न हो गई। हमारी स्किल की वजह से जो एक्स्ट्रा रिटर्न आई वो हमारी अल्फा रिटर्न हो गई। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। पोर्टफोलियो ने 25% का रिटर्न जनरेट किया। हमारा एक्चुअल रिटर्न कितना है? 25%। मार्केट बेंचमार्क का रिटर्न कितना था? 15%। जो हमारा आरएम था ये 15% दिया हुआ है। बीटा हमारा 1.5 दिया हुआ है। ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड 5% है। ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड क्या होता है? हमारा आरएफ। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और इस पर जो रिटर्न होती है उसको रिस्क फ्री रिटर्न कहते हैं। तो हमारा आरएफ कितना है? 5%। हमें अल्फा और बीटा रिटर्न निकालनी है, तो हम इन फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारी अल्फा और बीटा रिटर्न आ जाएगी। बीटा रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। बीटा हमारा 1.5 दिया है, आर एम हमें हमारी रिटर्न 15% दिया है, आर एफ कितना दिया है? 5%। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 15% क्या आ गया? बीटा रिटर्न आ गया। अल्फा रिटर्न कैसे निकलेगा? एक्चुअल रिटर्न माइनस सीएपीएम। सीएपीएम किससे निकलता है? आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। इसको हम एक्चुअल रिटर्न में से घटा देंगे तो हमारी अल्फा रिटर्न आ जाएगी। 5% हमारी अल्फा रिटर्न आ गई। और इस अल्फा रिटर्न को हम जेनसेन अल्फा इस नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, आपके पोर्टफोलियो में मान लो मल्टीपल स्टॉक थे, अलग अलग स्टॉक थे। आपको हर एक स्टॉक की रिटर्न पता है कि उसने कितना रिटर्न दिया और आपके पोर्टफोलियो में उसका वेटेज कितना था। वेटेज का मीनिंग ऐसे समझो कि आपके पास 100 रुपीज़ थे, तो उसमें से आपने 30 रुपीज़ फर्स्ट स्टॉक में इन्वेस्ट किए, 20 सेकंड में, 20 थर्ड में, 30 फोर्थ में। आपने आपके पास जो रुपए थे उसका कितना परसेंट स्टॉक ए में इन्वेस्ट किया, कितना परसेंट स्टॉक बी में, कितना परसेंट स्टॉक सी में, कितना परसेंट स्टॉक डी में। आपके पास ये वेटेज है और हर एक स्टॉक ने आपको रिटर्न कितना दिया वो भी है। उसके बाद आपको अपने पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? आप लोगे वेटेड एवरेज, हर स्टॉक का जितना वेट था मल्टीप्लाइड बाय उसने जितना रिटर्न दिया, फिर इन सबको ऐड करते जाओगे। जैसे अगर हमें इस पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? हमारे फर्स्ट 30% इंटू 15% प्लस जो हमारे सेकंड ने दिया 20% इंटू 10% प्लस जो थर्ड ने दिया 12% इंटू 20% प्लस जो फोर्थ ने दिया 18% इंटू 30%। हम इन सब का वेटेड एवरेज ले लेंगे कि उसका वेट मल्टीप्लाइड बाय उसने जो रिटर्न दिया, फिर उसमें ऐड कर देंगे सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, तो वो हमारा आ जाएगा पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न। फिर नेक्स्ट आपके कंसेप्ट आते हैं रिस्क के। तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे? रिटर्न की। रिटर्न को मेजर करने के अलग अलग तरीके क्या है। जब भी हमें परफॉर्मेंस को मेजर करना हो तो रिटर्न के साथ साथ हमें रिस्क को भी ध्यान में रखना होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क किस तरह के होते हैं। सबसे पहले आप कहते हैं टोटल रिस्क और डाउनसाइड रिस्क। मान लो आपकी एक एवरेज रिटर्न आप मान रहे हो कि इतनी है, इस पॉइंट पर मान लेते हैं 10% है। अब एक्चुअल में जो आप अलग अलग पीरियड में देख रहे हो कि फर्स्ट ईयर में आपकी 9% आ रही है, सेकंड में 11 आ रही है, थर्ड में 8 आ रही है, फोर्थ में 13 आ रही है, फिफ्थ में आपकी 10 आ रही है, सिक्स में आपकी 1% आ रही है, सेवंथ में -1 आ रही है, एट्थ में 20 आ रही है। तो जो आपका इस रिटर्न के अराउंड वेरिएशन हो रहा है, हर साल आपकी रिटर्न फिक्स ना होके वेरी कर रही है, ये भी एक रिस्क है। कि मान लो आप चाहते थे कि आपको कंसिस्टेंट 10% की रिटर्न मिले, लेकिन आपकी रिटर्न इससे वेरी कर रही है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो ये एक काइंड ऑफ रिस्क है। इसी को हम कहते हैं टोटल रिस्क। कि जो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न थी उसके अराउंड जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो हमारा टोटल रिस्क हो गया। कि हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेड ना होकर उससे कम या फिर ज़्यादा आ सकती है। कितनी कम या कितनी ज़्यादा आ सकती है उसको मेजर करने का तरीका हो गया टोटल रिस्क। इसको मेजर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस से। सेकंड आता है आपका डाउनसाइड रिस्क। नॉर्मली क्या होता है, हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न इतनी थी, अब इससे ज़्यादा है तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, तो हम ज़्यादा वाले पोर्शन पर ध्यान नहीं देते। हमारा डाउनसाइड लॉस होने का चांसेस कि इससे कम आने के चांसेस कितने हैं उस पर अगर केवल हम ध्यान दें तो उसको कह देते हैं डाउनसाइड रिस्क। कि हमारा लॉस की साइड में फ्लक्चुएशन कितना है। पॉजिटिव साइड में तो होता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा अच्छा ही है कि हो रहा है तो बढ़िया चीज़ है। नेगेटिव साइड में हमारा फ्लक्चुएशन कितना है, कि हमारी 10% से कम आने के चांसेस कितने ज़्यादा है, तो उसको हम कह देते हैं डाउनसाइड रिस्क। और इसको मेजर कैसे करते हैं? सेमी स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर सेमी वेरिएंस से।
अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है क्या? वेरिएंस आपका निकलता है मैथमेटिकल फॉर्मूले से। आप एक पीरियड की रिटर्न लो और जो आपके सारे पीरियड है उनकी एवरेज निकाल लो, उनका डिफरेंस ले लो, उसका स्क्वायर कर दो, ऐसे ही सबका सम करके उसको n-1 इनके आपके n पीरियड्स हैं, हर एक पीरियड की रिटर्न लो, उन सब रिटर्न्स का एवरेज निकाल के रखो, सबका एब्सोल्यूट डिफरेंस लेके स्क्वायर कर दो और सम कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? वेरिएंस। बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्मूला है सम ऑफ पीरियोडिक रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। n आपका क्या है? नंबर ऑफ पीरियड्स। और स्टैंडर्ड डेविएशन किससे निकलता है? यही जो आपके फॉर्मूले से वेरिएंस आया, इसका स्क्वायर रूट कर दो तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ये आपका फ्लक्चुएशन या फिर वोलेटिलिटी को मेजर करता है। सेम चीज आपकी सेमी वेरिएंस और सेमी स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज होती है। इसमें बस आप क्या करोगे, केवल उन्हीं रिटर्न को कंसीडर करोगे जो कि आपकी वर्स देन एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड का मीनिंग दो तरीके से हो सकता है। एक, एवरेज रिटर्न से जो डाउन साइड पर है, एवरेज रिटर्न इतनी थी, इससे जो डाउन साइड पर है केवल उन्हीं को कंसीडर करोगे। अगर मीन एवरेज से कंसीडर कर रहे हो तो आपका हो गया सेमी वेरिएंस और सेमी स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकंड आता है टारगेट सेमी वेरिएंस और टारगेट सेमी स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें क्या होता है, आप एवरेज ना लेकर एक टारगेट दे देते हो कि मुझे तो 15%, इससे जब भी कम आएगी उन सारी रिटर्न की फ्लक्चुएशन को निकालना है। मीन में तो आप क्या कर रहे थे, आप देख रहे थे कि जो भी आपकी रिटर्न है सबकी एवरेज लेकर, और इसमें आप एक टारगेट डिसाइड कर दिया कि मुझे तो 15% चाहिए, उससे जो भी कम आ रही है उसको कंसीडर करूंगा। तो आपका आ गया टारगेट सेमी वेरिएंस, टारगेट सेमी स्टैंडर्ड डेविएशन। बाकी फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा। टोटल रिस्क में आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कंसीडर करोगे, डाउन साइड रिस्क में केवल लो साइड नेगेटिव साइड को कंसीडर करोगे। और जितना ज्यादा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस होगा उतनी ही ज्यादा वोलेटिलिटी होगी, मीनिंग उतना ही ज्यादा रिस्क होगा। तो आपका रिस्क कम कब होगा, जब स्टैंडर्ड डेविएशन लो होगा। अगर ये हाई है तो आपका रिस्क भी हाई है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को हम थोड़ा सा बेटर समझते हैं। ये जो आप कर्व देख रहे हो इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीपल नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये क्या बताता है, म्यू का मतलब है आपका एवरेज, सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। कि मान लो आपकी रिटर्न का एवरेज यहाँ पर पड़ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है जिसको हम सिग्मा से डिनोट कर देते हैं। तो जो आपकी म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा इस रेंज, जैसे मान लो आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न थी 2%, आपका एवरेज था 2% और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन था 3.27%। तो म्यू माइनस सिग्मा कितना हो गया, 2 - 3.27%, यानी कि -1.27। 2 + 3.27 कितना हो गया आपका 5.27%। तो आपकी रिटर्न -1.27 से 5.27%, इसके बीच में आएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 66.7%। सिमिलरली म्यू माइनस 2 सिग्मा, यानी कि 2 - 2 × 3.27, 2 + 2 × 3.27, इसके बीच में आपकी रिटर्न आएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 95%। और म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा, इसके बीच में आपकी रिटर्न आएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 99%। तो म्यू आपका क्या होगा, एवरेज रिटर्न, और सिग्मा क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, कि आपके वेरिएशन होने के चांसेस कितने हैं। इससे ये पता चलता है कि आपकी जो रिटर्न की रेंज है उस रेंज में आने की आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। म्यू -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी तो 66.7% है। फिर म्यू -2 सिग्मा और म्यू +2 सिग्मा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 95% है। और फिर म्यू +3 सिग्मा और म्यू -3 सिग्मा, इसके बीच में आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 99% है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज इस तरह से किया जाता है कि आपकी रेंज निकाल सको कि आपकी रिटर्न किससे किस रेंज में वेरी करेगी और उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल, बेसिकली प्रोबेबिलिटी कितनी है। नेक्स्ट आते हैं आपके सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क हो गए कि मार्केट रिस्क, ऐसे रिस्क जो सारी सिक्योरिटीज को एक जैसा इफेक्ट करते हैं, सारी सिक्योरिटीज को ही इम्पैक्ट करते हैं। और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या हो गए, आपकी कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, कि किसी पर्टिकुलर कंपनी या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर को ही इफेक्ट करते हैं। सिस्टमैटिक तो सबको इफेक्ट करते हैं, और अनसिस्टमैटिक किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर सेक्टर, किसी पर्टिकुलर कंपनी, उसी को ही अफेक्ट करते हैं। आपके सिस्टमैटिक रिस्क किस टाइप के हो गए, इंटरेस्ट रेट हो गया, आपका एक्सचेंज रेट हो गया, कमोडिटी के प्राइसेस हो गए, ये सबको कॉमनली इफेक्ट करते हैं। और स्पेसिफिक रिस्क क्या हो गए, जैसे मान लो किसी कंपनी की सेल्स डाउन हो गई, किसी कंपनी के एक क्वार्टर के रिजल्ट खराब आ गए, किसी कंपनी में स्ट्राइक हो गई, तो इस टाइप के रिस्क आपके क्या हो गए, अनसिस्टमैटिक रिस्क। या फिर अगर हम सेक्टर रिस्क देखें,
कि बैंकिंग सेक्टर को लेके ऐसी कोई पॉलिसी आ गई जो कि उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, तो वो केवल बैंकिंग सेक्टर को इम्पैक्ट करेगी, तो ये भी अनसिस्टमेटिक रिस्क है। जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है उसको तो हम डाइवर्सिफाई करके रिड्यूस कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे? हम मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्ट कर लें, ताकि अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी आती है तो बाकी सेक्टर को तो वो इफेक्ट करेगी नहीं। इस रिस्क को हम डाइवर्सिफाई करके रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन मार्केट इसमें क्या है कि वो सबको इफेक्ट कर रही है, तो इसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहा जाता है। जो सिस्टमेटिक रिस्क है इसको मेजर करते हैं बीटा से। और जो हमारी अल्फा रिटर्न थी वो किसका रिवार्ड थी? हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क को बियर करने का रिवार्ड थी। अगर हमने पूरा जो मार्केट है उसी तरह से डाइवर्सिफाई किया होता, वो तो हमें सेम मार्केट या फिर बेंचमार्क रिटर्न मिलती। लेकिन हमने उससे ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए क्या किया? थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्ट किया, ताकि हमें रिटर्न ज़्यादा मिल सके, तो उसी को हम कहते हैं अल्फा रिटर्न। अब बीटा क्या है? बीटा मेजर करता है कि अगर मार्केट में कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट आ रही है, आपके पोर्टफोलियो में कितनी मूवमेंट आएगी, उनके बीच में रिलेशन। मान लो मार्केट में 10% आ रही है, आपके पोर्टफोलियो में 8% आएगी, 14% आएगी, इसके बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। इसको मेजर कैसे करते हैं? कोवेरियंस बिटवीन मार्केट रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिटर्न डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न। इसको कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में नहीं है, केवल बीटा को समझने की जरूरत है कि जो इनके बीच में रिलेशन है। वेरिएंस क्या हो गया? सिंगल वेरिएबल की फ्लक्चुएशन, जो मार्केट रिटर्न है उसकी फ्लक्चुएशन कितनी है वो मेजर करने के लिए। कोवेरियंस हो गया जब हम दो वेरिएबल को इंटर रिलेट करके उनके बीच में फ्लक्चुएशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो हो जाता है आपका कोवेरियंस। तो वेरिएंस का ही भाई है। वेरिएंस में एक वेरिएबल होता है, कोवेरियंस में दो वेरिएबल होते हैं। तो बीटा को इंटरप्रेट कैसे करते हैं? जो डाइवर्सिफाइड मार्केट पोर्टफोलियो होता है आपका, जैसे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, उसके बीटा को जनरली 1 कंसीडर कर लेते हैं। फिर आपके पोर्टफोलियो का बीटा को निकालते हैं। अगर बीटा आपका 1 से ज़्यादा आया, यानी कि आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। जो भी मार्केट में फ्लक्चुएशन होगी उससे ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में फ्लक्चुएशन होगी, आपका पोर्टफोलियो मोर वोलेटाइल है। बीटा लेस देन 1 का मतलब हुआ आपका पोर्टफोलियो लेस वोलेटाइल है देन द इंडेक्स या फिर बेंचमार्क। अगर हम इसको क्वांटिफाई करें, अगर आपके पोर्टफोलियो का बीटा 1.4 है, यानी कि आपका पोर्टफोलियो 1.4 टाइम्स वोलेटाइल है, तो अगर मार्केट में 10% मूवमेंट आती है तो इसकी 1.4 टाइम्स 10 इंटू 1.4 यानी कि 14% मूवमेंट आपके पोर्टफोलियो में आएगी। अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1.4 है, तो मार्केट में +10 आएगी तो आपके में +14 आएगी। मार्केट में -10 आएगी तो आपके में -14 आएगी। सेम डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी। अगर ये नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। मार्केट में 10 आ रही है तो आपके में -14 आएगी। मार्केट में -10 आ रही है तो आपके में 14 आएगी। बीटा पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में आएगी, बीटा नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। अब अगर हमें हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें हर एक स्टॉक का बीटा पता है, हर एक सिक्योरिटी का बीटा पता है, और हमें हमारे पूरे पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? अगेन हमें वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा। वैसे पोर्टफोलियो रिटर्न के टाइम पर वेटेड एवरेज लेते थे, वैसे ही बीटा को कैलकुलेट करने के लिए भी वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा। उस स्टॉक का वेट कितना है मल्टीप्लाइड बाय उसका बीटा कितना है, प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इस तरह से। जैसे मान लो हमारे पोर्टफोलियो में दो स्टॉक है, ए और बी। ए का बीटा है 1.2, बी का बीटा है 1.1। इनका वेट कितना है? ए का 60, बी का 40। तो हमें वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा। 60% इसका ए का इंटू में इसका जो बीटा है, प्लस 40% बी का इंटू में बी का बीटा। हमने वेटेड एवरेज ले लिया तो ये हमारा पोर्टफोलियो का बीटा आ गया। फिर नेक्स्ट आता है आपका ट्रैकिंग एरर। जो भी आपका मार्केट रिटर्न से फ्लक्चुएशन हो रहा है, जो आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न आ रही है और जो मार्केट रिटर्न है, इनका जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो, इनके बीच में जब आप वेरिएशन निकालते हो, तो उसको क्या नाम दे देते हैं? ट्रैकिंग एरर। जनरली ये किनके लिए निकाला जाता है? जो पोर्टफोलियो किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं कि उनका रिटर्न मार्केट रिटर्न के आसपास आना चाहिए। जो इंडेक्स में सिक्योरिटी है, जैसे जो निफ्टी में सिक्योरिटीज है, उसी में हम सेम वेट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं और फिर हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालते हैं। अब इसमें जो वेरिएशन आएगा वो आपका क्या हो गया? ट्रैकिंग एरर। अगर आप किसी चीज को ट्रैक कर रहे हो तो आप क्या प्रीफर करोगे? कि उसका ट्रैक एग्जैक्ट हो, यानी कि अगर मार्केट रिटर्न 10% दे रही है तो आपका रिटर्न भी 10% आना चाहिए। अगर कोई वेरिएशन हो रहा है, यानी कि वो आपका एरर हो रहा है, आप सही से रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे। तो जितना ये डिफरेंस कम होगा उतना ही बेटर है। यानी कि लो ट्रैकिंग एरर डिजायरेबल होता है, कि हमें ट्रैकिंग एरर को मिनिमाइज करना है,
तो हम मानेंगे कि पोर्टफोलियो मैनेजर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेजर कैसे करते हैं? हमारे पोर्टफोलियो की रिटर्न माइनस बेंचमार्क की रिटर्न, कि हमने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न दिया, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। एक तरीका तो क्या हो गया कि बेंचमार्क से ही कंपेयर कर रहे हैं, उसी के आसपास रिटर्न आना चाहिए। सेकंड, इसको इंटरप्रेट करने का तरीका क्या है कि मान लो बेंचमार्क ने 10% रिटर्न दिया, हम 20% दे रहे हैं। फर्स्ट ईयर में हमने 20% दिया, हमने 10% ज़्यादा दिया, हमने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया। तो क्या हम कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करते जा रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर भी हम 20% अचीव कर पा रहे हैं, फिर नेक्स्ट ईयर भी, फिर नेक्स्ट ईयर भी अचीव कर पा रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, हर साल की जो रिटर्न आ रही है, इसमें से मार्केट बेंचमार्क को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर 10 था, यहाँ पर मानो 11 होता, इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, मार्केट बेंचमार्क को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। उसके बाद हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे कि क्या कंसिस्टेंटली हम रिटर्न को डिलीवर कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगेन कंसिस्टेंटली कब आउट परफॉर्म करेंगे? जब हमारा ट्रैकिंग एरर लो होगा, हमारी फ्लक्चुएशंस कम होगी। अभी हमने अलग अलग रिटर्न टाइप कंसिडर कर लिए, अलग अलग रिस्क टाइप देख लिए। अब हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, कि जो हमारी रिटर्न है उसमें रिस्क को एडजस्ट कैसे करें और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को कैलकुलेट कैसे करें, ताकि हमें ये पता चल सके कि पर यूनिट ऑफ रिस्क जितना हम एक यूनिट रिस्क ले रहे हैं, उसके बदले में हमें रिटर्न कितनी मिल रही है, रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क हम कैलकुलेट कर सके। तो इसके लिए मल्टीपल मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। एक आपका होता है शार्प रेशो, फिर ट्रेनो रेशो, सोटिनो रेशो, इन्फॉर्मेशन रेशो, एम स्क्वेयर मेजर। हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे। शार्प रेशो क्या कहता है कि जो आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न है, उसमें से आप रिस्क फ्री रिटर्न को घटाओ। रिस्क फ्री रिटर्न तो क्या है, आप कभी भी अचीव कर सकते हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दो, आपकी रिस्क फ्री रिटर्न आ जाएगी। आपके पोर्टफोलियो में जो एक्स्ट्रा रिटर्न आई, एक्सेस रिटर्न जो आई पर यूनिट ऑफ रिस्क, रिस्क किससे ले रही है? स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो जो आपकी एक्स्ट्रा रिटर्न आई उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो, तो आपका शार्प रेशो आ जाएगा। आरपी माइनस आरएफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। आरएफ रिस्क फ्री रिटर्न और आरपी आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न। तो आपका रिटर्न न्यूमरेटर में, रिस्क डिनोमिनेटर में। तो आप क्या चाहोगे कि आपका रिटर्न ज़्यादा हो, यानी कि जितना ज़्यादा शार्प रेशो होगा उतना ही बेटर आपने परफॉर्म किया है। अगर हमारी रिस्क फ्री रिटर्न 5% है और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5% है और हमारी एक्चुअल रिटर्न 7% आई है, तो शार्प रेशो कितना होगा? आरपी हमारी कितना है? 7%। आरएफ कितना है? 5%। स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5। तो हमारे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारा शार्प रेशो आ गया 4। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये आपका दोनों टाइप के रिस्क, सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक, दोनों टाइप के रिस्क को कंसिडर करता है। तो शार्प रेशो में स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर रहे हैं। शार्प रेशो हमारी रिटर्न को टोटल पोर्टफोलियो रिस्क, टोटल रिस्क से एडजस्ट करता है। दोनों सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक दोनों टाइप के रिस्क से एडजस्ट करता है। इसको यूज कब करना है? जब हमारा पोर्टफोलियो लेस डाइवर्सिफाइड हो। अगर प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड होगा तो हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क तो रहेगा ही नहीं, तो उस टाइम पर हम ट्रेनो रेशो का यूज करेंगे। अगर हमारा लेस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो हम शार्प रेशो को यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारा सिस्टमेटिक रिस्क भी है और अनसिस्टमेटिक रिस्क भी है। फिर आता है आपका ट्रेनो रेशो। इसमें हम केवल सिस्टमेटिक रिस्क बीटा को कंसिडर करते हैं। सेम आरपी माइनस आरएफ डिवाइड बाय बीटा, केवल सिस्टमेटिक रिस्क को कंसिडर कर रहे हैं। इसमें मान के चल रहे हैं कि हमारा पोर्टफोलियो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है, तो उसमें अनसिस्टमेटिक रिस्क तो है ही नहीं। और सिस्टमेटिक रिस्क को किससे मेजर करते हैं? बीटा से। डिवाइड किससे कर दो? बीटा से। और ये भी जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेटर माना जाएगा कि हमारा रिटर्न उतना ही बेटर है। हमारा रिस्क फ्री रिटर्न दिया है 5%, बीटा दिया है 1.2, एक्चुअल रिटर्न दिया है 8%। ट्रेन रेशो कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले में पुट कर दो। 8% माइनस 5% डिवाइड बाय 1.2, हमारा आ गया 2.5%। तो ट्रेन रेशो किसको एडजस्ट करता है? केवल सिस्टमेटिक रिस्क, बीटा सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करता है, इसके रिगार्डिंग रिटर्न को देखता है। और कब यूज करना है? अब हमारा पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो, कि उसमें अनसिस्टमेटिक रिस्क ना हो। नेक्स्ट आता है आपका सोर्टिनो रेशो। अब हमने देखा था कि हमारा एक टोटल रिस्क होता था, एक डाउनसाइड रिस्क होता था, और हमारा डाउनसाइड रिस्क किससे मेजर होता था? सेमी स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो सोर्टिनो रेशो वही है कि जो आपकी रिटर्न आई उसको डाउनसाइड रिस्क इससे एडजस्ट कर दो, तो आपका सोर्टिनो रेशो आ गया। आरपी माइनस आरएफ डिवाइड बाय सेमी स्टैंडर्ड डेविएशन। जितना हाइयर होगा उतना बेटर माना जाएगा। अगेन एग्जांपल देखते हैं। इसकी रिटर्न 5% है, सेमी स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 0.5% है, और हमारी एक्चुअल रिटर्न 7% है। सोर्टिनो रेशो निकाल लो, फॉर्मूला में पुट कर दो। 7 माइनस 5 डिवाइड बाई 0.5, हमारा आ गया 4। और सोर्टिनो रेशो में हम सेमी स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज कर रहे हैं, यानी केवल डाउन साइड रिस्क का यूज कर रहे हैं। और सोर्टिनो रेशो एडजस्ट रिटर्न टू द डाउन साइड रिस्क। और ये किस टाइप के इन्वेस्टर यूज करते हैं? जिनको केवल
अपना चांस ऑफ लूजिंग मनी कि हमें लॉस होने के चांसेस कितने हैं, पॉजिटिव आ जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो हमारे लिए अच्छा है। केवल हमारे लॉस होने के चांसेस कितने हैं, उसको अगर आपको देखना है, तो इस रेशो का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका इन्फॉर्मेशन रेशो, जिसको अप्रेजल रेशो भी माना जाता है। इसका पर्पज़ क्या होता है कि जो हमारा अल्फ़ा आ रहा है, वो स्किल की वजह से आ रहा है या फिर लक की वजह से आ रहा है, इसको मेज़र करने का काम करता है। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रेशो होगा, उसका मतलब है उतना रिटर्न हमारा स्किल की वजह से आ रहा है, लक का पोर्शन उतना कम है। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रेशो होगा, मतलब कि पोर्टफोलियो मैनेजर ने अपनी स्किल की वजह से वो रिटर्न कमाया है। इन्फॉर्मेशन रेशो को मेजर कैसे करते हैं? एक्टिव रिटर्न डिवाइड बाय एक्टिव रिस्क। एक्टिव रिटर्न आपका क्या होता है? अल्फा डिवाइडेड बाय ट्रैकिंग एरर, इससे मेजर करते हैं। और अल्फा आपका क्या था कि जो आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न आ रही है माइनस जो आपके बेंचमार्क की रिटर्न आ रही है। एक्चुअल जो हमने अल्फा डिस्कस किया था वहां पर तो क्या था? आरपी माइनस सी ए पी एम, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। लेकिन इसको हम बेंचमार्क से भी रिप्लेस कर सकते हैं। आपके दो टाइप के अल्फा होते हैं, एक होता है आरपी माइनस सी ए पी एम, जिसको बोलते हैं जेंसन अल्फा, और एक होता है आपका आरपी माइनस बेंचमार्क का रिटर्न, जिसको हम बोल देते हैं नॉर्मल अल्फा। तो हमारा आरपी माइनस आरबी डिवाइडेड बाय में ट्रैकिंग एरर हमारा क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आरपी माइनस आरबी। तो ये हमारे इंफॉर्मेशन रेशो के फॉर्मूले होते हैं। एक्टिव रिटर्न डिवाइड बाय एक्टिव रिस्क, अल्फा डिवाइड बाय में ट्रैकिंग एरर। फिर यहाँ पर अल्फा का फॉर्मूला क्या है? आरपी माइनस आरबी डिवाइड बाय में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आरपी माइनस आरबी। मेन आपके ये दो फॉर्मूले हैं। इस पर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि रिटर्न न्यूमरेटर में रहता है, रिस्क डिनोमिनेटर में रहता है, या कहाँ पर रहता है। तो इस पर आपका एक्चुअल में न्यूमेरिकल आ सकता है कि आपको अल्फा ट्रैकिंग एरर और इन्फॉर्मेशन रेशो इसमें से दो चीजें दे देंगे और आपको तीसरी चीज निकालनी होगी। जैसे अगर आपके फंड का अल्फा है 0.21 और ट्रैकिंग एरर 0.0124, तो आपको इन्फॉर्मेशन रेशो निकालना है। सिंपली फॉर्मूले में पुट कर दो अल्फा डिवाइड बाय ट्रैकिंग एरर, तो आपका इन्फॉर्मेशन रेशो आ जाएगा। इसमें से कोई भी दो चीज दे देंगे और आपको तीसरी चीज निकालनी होगी। फिर नेक्स्ट आता है आपका एम स्क्वेयर मेजर। इसमें आप क्या करते हो? हमारा एक कंसेप्ट था बीटा का, कि हमारा पोर्टफोलियो मार्केट पोर्टफोलियो से कितना वोलेटाइल है, यानी कि हमारे पोर्टफोलियो में मार्केट के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा या फिर कम रिस्क है। तो ये कहता है पहले जो हमारे पोर्टफोलियो का रिस्क है उसको मार्केट रिस्क के बराबर ले आओ। मार्केट रिस्क को हम किससे मेजर करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन से। स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो मार्केट का है 30%, हमारे पोर्टफोलियो का है 42%, हमारे पोर्टफोलियो का ज़्यादा है। तो पहले हमारे पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर दो कि वो हमारा मार्केट पोर्टफोलियो का जो रिस्क है उसके बराबर हो जाए। फिर जो ये हमारा एडजस्टेड रिस्क आएगा, इसके बेसिस पर रिटर्न निकालो और फिर कंपेयर करो। इसका फॉर्मूला उन्होंने क्या दिया? एम स्क्वेयर मेजर आया आपका एडजस्टेड रिस्क इनटू में आरपी माइनस आरएफ माइनस आरएम माइनस आरएफ। आरपी आपका क्या? पोर्टफोलियो की रिटर्न। आरएफ क्या है? रिस्क फ्री रिटर्न। आरएम क्या है? आपका मार्केट या फिर बेंचमार्क का रिटर्न। तो पहले आपके स्टैंडर्ड डेविएशन को सेम कर दो। सेम कैसे करोगे? एडजस्टेड रिस्क का आपका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। वैसे मार्केट पोर्टफोलियो का कितना था? 30%, और आपके पोर्टफोलियो का कितना था? 42%। 30 डिवाइड बाय 42, ये आपका आ जाएगा एडजस्टेड रिस्क। एडजस्टेड रिस्क इंटू में आरपी माइनस आरएफ माइनस आरएम माइनस आरएफ, इससे आपका एम स्क्वेयर मेजर आ जाएगा। ये क्या बताएगा कि आपका जो मार्केट का रिटर्न था उससे कितना कम या ज्यादा आ रहा है। नेगेटिव में आ रहा है यानी मार्केट रिटर्न से कम आ रहा है। जैसे -1.29 आया और मार्केट रिटर्न हमारा कितना था? 28% दिया था, तो हमारा मार्केट रिटर्न से -1.29% कम आ रहा है। मार्केट रिटर्न अगर 28 है, हमारा 26.71% रिटर्न आ रहा है एडजस्ट करने के बाद। और अगर ये पॉजिटिव होता, यानी कि हमारा ज़्यादा आ रहा है, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम पूरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमें दिया है कि हमारे पोर्टफोलियो ने 85% का रिटर्न जनरेट किया। हमारा आरपी क्या दिया है? 85%। बेंचमार्क का रिटर्न दिया हमें 28%, आरएम हमें दिया है 28%। ट्रेजरी बिल रेट 6%, आरएफ दिया है हमें 6%। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पोर्टफोलियो का है 42% और मार्केट पोर्टफोलियो का है 30%। तो सबसे पहले तो एडजस्टेड रिस्क निकालना पड़ेगा। एडजस्टेड रिस्क किससे निकलेगा? मार्केट पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय हमारे पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन 30% डिवाइड बाय 42, यानी कि ये हमारा एडजस्टेड रिस्क आ गया। फिर इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे तो हमारा एम स्क्वेयर मेजर आ जाएगा। एडजस्टेड रिस्क को पुट कर दिया, आरपी को पुट कर दिया, आरएफ को पुट कर दिया, आरएम को, आरएफ को।
तो हमारा निकल के आया -1.29%, यानी कि हमने अंडर परफॉर्म किया है। जो हमारा मार्केट का रिटर्न था उससे हमने 1.29% कम रिटर्न आया है। हमारा एडजस्ट करने के बाद रिटर्न आया 26.71%। एक्चुअली हमारा रिटर्न 35% था, लेकिन क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा था तो हमारा रिस्क भी ज़्यादा था, तो जब हमने एडजस्ट किया हमने मार्केट से भी कम रिटर्न गेट किया है। अब हमने देखा था जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर रिटर्न गेट कर रहा है उसको किससे कंपेयर करता है, बेंचमार्क से कंपेयर करता है, जिसको हम कह देते हैं बेंचमार्किंग। तभी तो हमें पता चलेगा, अगर किसी चीज़ से कंपेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमने आउट परफॉर्म किया है या फिर अंडर परफॉर्म किया है। अब जो हम बेंचमार्क सिलेक्ट करेंगे उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, एक अच्छे बेंचमार्क की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो भी उसमें सिक्योरिटीज है और उनका उसमें जो भी वेट है उसका परसेंटेज कितना है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड आता है कि वो इन्वेस्टेबल होना चाहिए, कि इन्वेस्टर उसमें अपनी पोजीशन को ले सकता है। जैसे आपका निफ्टी हो गया, ये एक टाइप से बेंचमार्क का काम कर सकता है। आप निफ्टी के फ्यूचर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जो भी आपका गुड बेंचमार्क होगा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें बाय और सेल कर सकते हो। कंसिस्टेंट विद द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जैसे हमने कहा था कि एप्पल को एप्पल से कंपेयर करना चाहिए। अगर मान लो पोर्टफोलियो मैनेजर केवल ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो आपका बेंचमार्क भी वैसा ही होना चाहिए कि केवल लार्ज कैप कंपनीज का कंस्टिट्यूएंट होना चाहिए और उसकी सेम रिस्क रिटर्न प्रोफाइल होनी चाहिए जैसे हमारे पोर्टफोलियो की है। कि अगर हम इक्विटी ले रहे हैं तो हमारा बेंचमार्क भी इक्विटी से रिलेटेड होना चाहिए, डेट से ले रहे हैं तो हमारा बेंचमार्क भी डेट का होना चाहिए। सेम रिस्क रिटर्न प्रोफाइल होनी चाहिए और परफॉर्मेंस को मेजर कर सके कि बेंचमार्क ने कितना रिटर्न दिया वो हम मेजर कर सके। फिर नेक्स्ट आता है आपका कस्टमाइज्ड बेंचमार्क। मान लो आपका पोर्टफोलियो इस तरह का मिक्स है कि उसके लिए आपको कोई गुड बेंचमार्क मिल नहीं रहा, रेडीली अवेलेबल जैसे निफ्टी सेंसेक्स या फिर जो भी मार्केट में इंडेक्सेस अवेलेबल हैं, मार्केट में जो भी बेंचमार्क अवेलेबल है उनकी रिस्क रिटर्न प्रोफाइल आपके पोर्टफोलियो से मैच नहीं कर रही। तो उस केस में आप क्या करो, उस केस में आप कस्टमाइज्ड बेंचमार्क खुद का एक बेंचमार्क बनाओ। और ये बेंचमार्क किस बेस पर बनाओ, जहां जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उनको मिला के आप एक कस्टमाइज्ड बेंचमार्क बनाओ और फिर उस कस्टमाइज्ड बेंचमार्क से अपनी रिटर्न को कंपेयर करो। लेकिन कस्टमाइज्ड बेंचमार्क को बनाने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। तो जो इसको कंस्ट्रक्ट करना है उसके लिए आपको सिक्योरिटीज देखनी पड़ेगी, इस बेंचमार्क में कौन कौन सी सिक्योरिटीज को डालूं। फिर आपको मेथड ढूंढना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करूं। तो स्टार्टिंग में आपकी हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई रहेगी। मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या होता है, जो आपने सिक्योरिटी ली वो स्प्लिट हो गई, उसने बोनस इशू दे दिया, राइट इशू दे दिया, तो आपको इंडेक्स को एडजस्ट करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट हाई रहती है। लेकिन अगर आपको कोई आइडियल बेंचमार्क नहीं मिल रहा तो आपको कस्टमाइज बेंचमार्क को क्रिएट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन एनालिसिस। कि मान लो आपने बेंचमार्क से कुछ ज़्यादा या फिर कम रिटर्न गेट किया, तो कितना रिटर्न आपके स्किल की वजह से था, उसके सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना और एक्चुअल में क्वांटिफाई भी करना कि आपने जो डिसीजन लिया उसकी वजह से कितने परसेंट का इफेक्ट आपके रिटर्न में आया। आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द सोर्सेज, पहले तो सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, स्किल की वजह से आया, लक की वजह से आया, उसके बाद कितने परसेंट इफेक्ट किसकी वजह से आया, वो चीज़ कैलकुलेट करना आपका आता है परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन एनालिसिस। इसमें आपके तीन फैक्टर होते हैं, लोकेशन इफेक्ट, सिलेक्शन इफेक्ट, लोकल वर्सेस फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इन्वेस्टमेंट रिटर्न। अलोकेशन इफेक्ट क्या हुआ कि मान लो एक सेक्टर जैसे आईटी सेक्टर है, आपके पोर्टफोलियो में मल्टीपल सेक्टर में आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा, आईटी बैंकिंग अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा होगा। उसमें से अगर मुझे आईटी सेक्टर का इफेक्ट निकालना है, अब आईटी सेक्टर का बेंचमार्क में कुछ वेट होगा, आपके पोर्टफोलियो में कुछ वेट होगा और आईटी सेक्टर ने कुछ रिटर्न दिया होगा और एक बेंचमार्क ने कुछ रिटर्न दिया होगा। मान लो आईटी सेक्टर ने जो मार्केट रिटर्न था, मार्केट रिटर्न मान लो 15% था और केवल आईटी सेक्टर की बात करूं तो इसने 25% रिटर्न दिया, इसने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगा तो आपको ज़्यादा रिटर्न आएगा क्योंकि इसने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। तो ये आपका आता है अलोकेशन इफेक्ट, कि आपने जिस सेक्टर में अच्छा परफॉर्म किया उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया था या कम इन्वेस्ट किया था, इस चीज़ को क्वांटिफाई करना। सिमिलरली अगर आईटी सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया होता, केवल 5% रिटर्न लाया होता, तो इसमें आपने जितना कम इन्वेस्ट किया होता उतना ही बेटर होता। तो ये आपका हो गया अलोकेशन इफेक्ट। सेकंड आता है सिलेक्शन इफेक्ट, कि आप सिक्योरिटी को कंप्लीटली अवॉइड कर दो, जो सिक्योरिटी पुअर परफॉर्म कर रही है उसको कंप्लीटली अवॉइड कर दो, उसको सिलेक्ट ही ना करो। थर्ड आता है लोकल वर्सेस फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इन्वेस्टमेंट रिटर्न, कि मान लो आपने फॉरेन में इन्वेस्ट किया था, यूएस डॉलर में इन्वेस्ट किया था, अल्टीमेटली तो आपको आईएनआर में रिटर्न कैलकुलेट करनी है। तो यूएस डॉलर आईएनआर
एक तो जो यूएस में इन्वेस्ट किया उससे रिटर्न आई होगी, सेकंड जो यूएसडी आईएनआर रेट इसमें भी चेंज आया होगा। तो इसकी वजह से जो इफेक्ट आ रहा है, पहले उसको एडजस्ट कर दो, फिर रिटर्न कैलकुलेट करो कि आपकी एक्चुअल रिटर्न कितनी आ रही है। पहले हम अलोकेशन इफेक्ट को देखते हैं। अलोकेशन इफेक्ट के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला है कि जो आपके पोर्टफोलियो में आईएच सेक्टर का वेट है और जो बेंचमार्क में आईएच सेक्टर का वेट है, उनका डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय जो आईएच सेक्टर ने रिटर्न दिया और जो पूरे पोर्टफोलियो ने रिटर्न दिया, जो पूरे बेंचमार्क ने रिटर्न दिया, उनका डिफरेंस, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका उस सेक्टर की वजह से जो इफेक्ट आया वो आपका आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे अलोकेशन इफेक्ट ड्यू टू आईएच सेक्टर। अगर उसने आउट परफॉर्म किया है और हमने उसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा था, ओवर इन्वेस्ट कर रखा था, तो हमने अच्छी स्किल रिप्रेजेंट करी है। और अगर उल्टा कर रखा था तो हमारी स्किल बेकार थी। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। मान लो आईटी सेक्टर का वेट पोर्टफोलियो में 30% है और बेंचमार्क में 10% है। आईटी सेक्टर ने 20% का रिटर्न जनरेट किया और बेंचमार्क ने 15% का रिटर्न जनरेट किया। तो हमारा आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने की वजह से कितना ज्यादा रिटर्न आया, वो कैलकुलेट करना है। हाउ मच रिटर्न कैन यू एट्रीब्यूट टू असेट अलोकेशन, तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हमारा डब्ल्यू ए आई वेट ऑफ आई एस सेक्टर इन द पोर्टफोलियो कितना है, 30% है। और हमारा बेंचमार्क में वेट कितना है, 10% है। हमारे आईटी सेक्टर ने रिटर्न कितनी दी, 20% दी। बेंचमार्क की रिटर्न कितनी है, 15% है। हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारा इफेक्ट आ गया 1% का। जो हमने ओवर इन्वेस्ट किया था उसकी वजह से 1% हमें एक्स्ट्रा रिटर्न मिला है। बेंचमार्क की कंपैरिजन में हमारे पोर्टफोलियो ने 1% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है, किसकी वजह से, आईटी सेक्टर की वजह से। सेकंड फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, तो आरपीआई माइनस आर बेंचमार्क, बेंचमार्क की रिटर्न को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हम इसके इफेक्ट को हटा देते हैं। अगर हमें बेंचमार्क की रिटर्न ना भी दियो तो भी हम अलोकेशन इफेक्ट पता कर सकते हैं, किस बेसिस पर, कि हमने कितना ओवर इन्वेस्ट या फिर अंडर इन्वेस्ट किया था और उस सेक्टर ने रिटर्न कितना दिया। जैसे हमारे सेम एग्जांपल में अगर हमें बेंचमार्क रिटर्न ना दी होती तो हम इस फॉर्म में पुट कर देते 30 - 10 इंटू में 20। हम बेंचमार्क रिटर्न को पुट नहीं करते, हमारा अलोकेशन इफेक्ट कितना आ जाता, 4% आ जाता। जब हमने बेंचमार्क को कंसीडर किया था तो 1% आया था। जब हमें ये बेंचमार्क का रिटर्न नहीं दिया हुआ तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके भी अलोकेशन का इफेक्ट निकाल सकते हैं, अब आया 4%। सेकंड आता है सिलेक्शन इफेक्ट, कि हमने ऐसी सिक्योरिटीज को इन्वेस्ट किया जिन्होंने बेंचमार्क की कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म किया और ऐसी सिक्योरिटीज को अवॉइड किया जिन्होंने बेंचमार्क की कंपैरिजन में पुअरली परफॉर्म किया। इसका फॉर्मूले में क्या है, हमने डब्ल्यू ए आई माइनस जो था बेंचमार्क में वेट था उसको हटा दिया। हमारे चार फैक्टर थे, हमारा बेंचमार्क में वेट, पोर्टफोलियो में वेट, बेंचमार्क का रिटर्न, पोर्टफोलियो का रिटर्न। और इस बार हमने किसको घटाया, जो बेंचमार्क में वेट था उसको घटा दिया, तो हमारा सिलेक्शन इफेक्ट का फॉर्मूला बन गया। सेम एग्जांपल है हमारा, बस इस बार हमें बेंचमार्क का वेट नहीं दिया हुआ, यानी कि जो हमारा 10% था हमें उसे सब्ट्रैक्ट नहीं करना। 30% इंटू 20 - 15% हमारा आ गया 1.5%। ये हमारा रिटर्न आया, किसकी वजह से, सिलेक्शन इफेक्ट की वजह से। फिर आता है हमारा लोकल वर्सेस फॉरेन करेंसी। जो भी हमें रिटर्न मिल रहा है फॉरेन करेंसी में, उसमें पहले एडजस्ट कर दो यूएसडी आईएनआर को। जो भी करेंसी में फ्लक्चुएट हुआ उसको पहले एडजस्ट कर दो, फिर उसके बाद कैलकुलेट करो कि हमारी रिटर्न कितनी आई। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक इन्वेस्टर ने 50 लाख यूएस में इन्वेस्ट किए। कब किए, जब यूएसडी आईएनआर का रेट था 70। फंड ने रिटर्न कितना दिया, 15% रिटर्न दिया। और उसी टाइम पर हमारा रुपये अप्रिशिएट होकर 65 पर यूएस डॉलर हो गया। तो अब हमें बताना है कि इन्वेस्टर ने एक्चुअल में कितनी रिटर्न मेड की। फंड ने 15% की थी, लेकिन इसको एडजस्ट करने के बाद हमारी रिटर्न कितनी आ रही है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि 50 लाख यूएस में इन्वेस्ट किए, यूएस डॉलर में इन्वेस्ट किए, वो कितने डॉलर इन्वेस्ट किए, 50 लाख डिवाइड बाई 70 यूएस डॉलर में निकाल लिया। फिर उसने हमें 15% रिटर्न दिया, तो इतने डॉलर पर हमें 15% रिटर्न मिला, तो हमारे इतने डॉलर बन गए। फिर वापस उसे हमें आईएनआर में कन्वर्ट करना है। आईएनआर का रेट अब कितना है, 65, 65 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा इतनी आईएनआर में वैल्यू हो गई। स्टार्टिंग वैल्यू इतनी थी, एंड वैल्यू माइनस स्टार्ट वैल्यू डिवाइड बाय स्टार्ट वैल्यू, इसे निकालेंगे तो हमारी रिटर्न कम हो गई, 6.79% ही रह गई। क्यों, क्योंकि यूएस डॉलर का रेट गिर गया। अब लास्ट में आपके दो तीन थ्योरेटिकल टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक है परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग टू द इन्वेस्टर। जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर है उनको इन्वेस्टर को पीरियोडिक रिपोर्ट्स देनी होती है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, तो 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर एक बार रिपोर्ट तो देनी ही देनी पड़ेगी। इस रिपोर्ट का कंटेंट क्या क्या होगा, कंपोजिशन एंड वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं और उनकी अभी करंट मार्केट वैल्यू क्या चल रही है।
इस पीरियड में उन्होंने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन ली थी, कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट यानी कि कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड, बोनस शेयर, राइट शेयर, इस टाइप का कुछ हमें रिसीव हुआ है तो उसकी डिटेल्स, जो हमने एक्सपेंसेस इनकर किए पोर्टफोलियो को मैनेज करने में वो सारी चीजें, फिर जो हमने इन्वेस्ट की उससे रिलेटेड कुछ रिस्क भी होंगे, उन रिस्क को मेंशन करना होता है। फिर अगर किसी पेमेंट पर डिफॉल्ट हुआ है या फिर किसी इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हुई है तो वो सब मेंशन करना पड़ता है। और अगर कोई कमीशन दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटर को वो भी मेंशन करना पड़ता है। अब मान लो पोर्टफोलियो मैनेजर मल्टीपल स्कीम बेच रहा था, उसने एक स्कीम ए इन्वेस्टर को भी बेची, बी इन्वेस्टर को भी बेची, लेकिन लास्ट में ए इन्वेस्टर का रिटर्न आया 10%, बी का आया 9%, यानी कि रिटर्न वेरी किया। ऐसा क्यों हुआ? इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। पहला तो ए ने मान लो टुकड़ों में पैसा दिया, पहले उसने एक्स टाइम पर पैसा दिया, फिर वाई टाइम पर दिया, फिर जेड टाइम पर दिया। बी ने मान लो स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसे दे दिया, बाद में कम दे दिया, यानी कि टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, जो हमने मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न में देखा था कि टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो अफेक्ट करती है। तो उस वजह से कि कब उसने पैसा दिया, कब उसने पैसा निकाला, ये टाइम अलग अलग हो सकता है। सेम स्कीम में इन्वेस्ट किया है लेकिन ये तो अलग अलग हो सकता है। फिर सेकंड, हर एक इन्वेस्टर के कुछ कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं। मान लो इन्वेस्टर बी ने बोला हो कि मैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता जो कि अल्कोहल बीवरेज बेचता हो, तो इसने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो मैनेजर कुछ कंपनी के शेयर नहीं खरीद पाया। तो ए ने ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं, जिसकी वजह से उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो कॉन्स्टेंट की वजह से भी ये रिटर्न वेरी कर सकती है। फिर नेक्स्ट आता है ड्यू डिलिजेंस एंड पोर्टफोलियो मैनेजर सिलेक्शन। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है कि जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर उसके की पर्सनल है, उनकी जो भी रेपुटेशन वगैरह है, उनकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करना कि पोर्टफोलियो मैनेजर ने पास्ट में कितना रिटर्न दिया था, पोर्टफोलियो मैनेजर की रेपुटेशन क्या है, वो सही बंदा है या नहीं है, कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा। इस टाइप से दोनों चीजें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करना क्या कहलाता है? ड्यू डिलीजेंस। अब हम पोर्टफोलियो मैनेजर को सिलेक्ट कैसे करें? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, कि हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, हम कितना रिस्क ले सकते हैं, हमारी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट क्या है, जो हमने चैप्टर 9 में डिस्कस किया था। हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करें। उसके बाद जो पोर्टफोलियो मैनेजर इस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के बेस्ट मीन्स प्रोवाइड कर रहा है, हमें उस पोर्टफोलियो मैनेजर के पास जाना चाहिए। और पोर्टफोलियो मैनेजर को इवेल्युएट कैसे करेंगे कि उसकी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी क्या है, इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या स्टाइल है, एग्रेसिव है, एक्टिव है, पैसिव है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है उसकी, फिर उसकी फीस वगैरह, कोच वगैरह कितनी है। हमें इन सारी चीज़ों को देखते हुए पोर्टफोलियो मैनेजर को इवेल्युएट करना चाहिए। केवल पास्ट परफॉर्मेंस, यानी कि मान लो वो कंसिस्टेंटली पिछले 10 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो केवल इस बेसिस पर सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। उसकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैसी है, आपसे मैच करती है नहीं करती है, इन्वेस्टमेंट फिलोसफी क्या है, कि मान लो आप तो केवल इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो और पोर्टफोलियो मैनेजर तो डेट में इन्वेस्ट करता है। या मान लो आप वैल्यू इन्वेस्टर, जिन स्टॉक्स की वैल्यू अभी कम है आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजर तो क्या है, ग्रोथ की, जो शेयर्स अभी एक्सपेंसिव है लेकिन उसे लगता है कि आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनमें इन्वेस्ट करना है। तो आपकी अप्रोच सारी चीज़ें मैच करनी चाहिए, केवल पास्ट परफॉर्मेंस को नहीं देखना है। उसके साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजर फीस कितनी चार्ज करता है, इस पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए कॉस्ट कितनी आएगी, इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये आपके रिटर्न को इफेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका गिब्स एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस। गिब्स का डिस्कशन हमने एक बार चैप्टर 8 में भी किया था, गिब्स स्टैंडर्ड के बारे में। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। इसमें गिब्स एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस है। ये क्या बताती है कि जो भी परफॉर्मेंस रिजल्ट्स को एडवर्टीज करना है उसके लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस सर्व करती है। जो भी एडवर्टीजमेंट ये क्लेम करती है कि वो गिब्स के साथ कंप्लाइंट है, उसे बिलो थिंग्स इंक्लूड करना जरूरी है अपनी एडवर्टीजमेंट में। पहला तो क्या है, 1-3-5 ईयर की एनुअलाइज कंपोजिट रिटर्न्स, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही थी। परफॉर्मेंस उन्होंने ग्रोस दी है या फिर नेट दी है, मैनेजमेंट फीस काट ली है या फिर नहीं काटी है, ग्रोस रिटर्न है या फिर नेट रिटर्न है। फिर जो बेंचमार्क की रिटर्न आई, सेम पीरियड के लिए बेंचमार्क की जो भी रिटर्न है वो शो करनी पड़ती है। बेंचमार्क का नेम और डिस्क्रिप्शन, अगर बेंचमार्क प्रेजेंट नहीं किया तो क्यों नहीं किया, फिर कौन सी करेंसी में वो अपने रिजल्ट को शो कर रहे हैं। फिर उन्होंने लीवरेज का यूज़ किया है, डेरिवेटिव्स का यूज़ किया है या नहीं किया, अगर किया है तो कितने एक्सटेंट तक किया है, कितना ज़्यादा किया है। लेकिन ये वाला डिस्क्लोजर कब देना है, अगर कोई मटेरियल इफेक्ट हो रहा है तभी देना है, मटेरियल इफेक्ट नहीं हो रहा तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ हमारे चैप्टर 10 के कंसेप्ट पूरे होते हैं। हमारी वेटेज 13 मार्क्स की है, इसमें से आपके अप्रोक्स 10 मार्क्स के तो न्यूमेरिकल या फिर उससे बेस्ड कंसेप्ट भी आएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 से 3 ही आएंगे मैक्सिमम। तो आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। हमने जितने भी न्यूमेरिकल के टॉपिक बनते थे, हर एक का एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो किया ही है।
नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।